गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यार मैं कल आ नहीं पाया। एक्चुअली क्या हुआ कि कल सुबह सुबह जो है मालूम चला कि बायोमेट्रिक्स का जो ऐप है वो डाउन है, उसका वेबसाइट भी डाउन है। शायद मिडनाइट रात को डाउन हो गया होगा। और उसमें मालूम चला कि जो इशू है वो हमारे ऐप या वेबसाइट की ओर से नहीं था, ये गूगल सर्वर की ओर से। और साथ में जो हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए जो यूज़ करते हैं सर्विसेज टीपी स्ट्रीम का, उनका सर्वर भी डाउन था। ठीक है। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है। एक पूरा माइक्रोसॉफ्ट के बाद से एक पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है कि कहीं 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 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म डाउन जा रहे हैं। तो कल जो भी असुविधा हुई आप सभी लोगों को, जो लोग बायोमेट्रिक्स का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, उन सभी को जो है वो वे अपनी टेक्निकल टीम की ओर से कहना चाहूँगा कि बेटा वी आर सॉरी फॉर दैट कि आपको वो कुछ घंटे आपको जो है वो वीडियो आपके चल नहीं पाए, है ना। और उसमें बेसिकली हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जब सुबह उठने के बाद फिर जब टीम से उनसे कोऑर्डिनेट किया तो हमारी टीम ने बहुत कुछ काम किया उसमें, है ना। तो फिर जाके वो रीइंस्टेट हो पाया। कभी कभी चूंकि टेक्निकल इन्वायरमेंट होता है तो कभी कभी ऐसी चीज़ें घट जाती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को भी थर्ड पार्टी सर्विसेज बहुत सारी यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो उस चक्कर में सुबह सुबह जब मुझे बच्चों ने 6 बजे सुबह जब सो के उठा, बच्चों ने बताया कि जो है वो सर ये ऐप डाउन है, बहुत सारे मैसेज कमेंट थे। फिर टैग टीम को मैंने 6:15 बजे मैंने टैग टीम को उठाया। मैंने कहा देखो भाई डाउन है, इसको फटाफट इसको रीइंस्टेट करो। फिर उन्होंने लगे रहे तो तब ये सब कुछ चलता रहा। फिर क्लासेस भी थी कल पूरा, तो दिन भर कल पूरा व्यस्त निकल गया, इसलिए मैं आ ही नहीं पाया। ठीक है। तो खैर जो भी था, लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि 61 की तुलना में नीट में रैंक 1 पर अब 17 लोग रह गए। कल रिजल्ट आ गया, उसमें 5 नंबर कई बच्चों के कम हो गए और कई बच्चों के नंबर बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट पढ़ रही हैं, उसके 695 मार्क्स थे, तो 695 मार्क्स ही है उनके। रैंक उसकी 2000 बढ़ गई, रैंक उसकी 2000 बढ़ गई, रैंक उसकी 2000 नहीं 2000, हाँ रैंक उसकी बढ़ गई। लेकिन जो है नंबर जो है उसके जो है वो उतने ही रहे। फिर एक बच्चा है प्रभात के 705 नंबर थे, उसके नंबर जो है वो 700 हो गए, 5 नंबर उसके कम हो गए और रैंक भी थोड़ी सी पीछे हो गई उसकी। ठीक है। मतलब ये है कि सोचिए कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसके 2 आंसर सही माने गए थे और उससे पूरा का पूरा खेल बिगड़ा पड़ा था। ठीक है। अब नीट के टॉपर जो 720 नंबर पे जो बच्चे थे वो 61 की बजाय वो 17 रह गए। मुझे लगता है नीट के रिजल्ट को थोड़ा और यदि ध्यान से इंस्पेक्ट किया जाता, थोड़ा और जो है वो गहराई में जाया जाता तो बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आती। अब जैसे क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं और मैं हर बार वही बात बोल रहा हूँ कि 640 नंबर 650 नंबर पे यदि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत चिंता का विषय है। ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा ठीक करना पड़ेगा एनटीए को, क्योंकि उसके बगैर तो काम बनेगा नहीं। देखिए आप खुद सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में सीट चाहिए आपको तो आपको 660 नंबर चाहिए। 660 नंबर लाने के लिए आपको बायोलॉजी में कम से कम आपको जो है वो 345 मार्क्स चाहिए बायोलॉजी में आपको, क्योंकि पूरे 360 आएंगे। आते हैं बच्चों के, आते हैं के, पर एक आध गलती हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो मैं बोलूँ कि चलो भाई आपने 350 मार्क्स लाया, 350 नंबर बायोलॉजी में आप लेकर आ गए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 310 नंबर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहिए। 310 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहिए तो फिजिक्स में यदि आपने 35 क्वेश्चन सही किए तो 140 नंबर होते हैं आपके। ठीक है। 40 क्वेश्चन सही किए आपने तो 160 नंबर होते हैं आपके। 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही किए तो 160 नंबर होते हैं। मतलब इसका मतलब है कि पूरे पेपर में आपके पास में 5-7 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन से ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं, ना गलत कर सकते हैं, नहीं तो खेल हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये कि सोचिए आखिरी सीट की बात चल रही है, ये एमबीबीएस की आखिरी सीट की बात चल रही है राजस्थान में, यूपी में, बिहार में। ठीक है। कि 660 नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको किसी भी सूरत में आपको 93% के आसपास, आपको 94% के आसपास आपको स्कोर करना है, जो बहुत आसान काम नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अब पेपर का लेवल क्यों बढ़ना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर आप हर बार एक बात बोलते हो जो हमको बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है कि पेपर का लेवल बढ़ाओ, पेपर का लेवल ठीक करो। देखो चलो मान लो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, है ना, और आप तैयारी नहीं कर रहे। हम दोनों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, मैं मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और हम दोनों ने फॉर्म भरा। एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है।
पहला क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, वो आता है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली। आपने भी आंसर लगाया, मैंने भी आंसर लगाया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में चार मीनार कहां पर है? आपने कहा अरे सुना है अपन ने, हैदराबाद में, हैदराबाद। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में कुतुब मीनार कहां पर है? आपने कहा दिल्ली, हमने कहा दिल्ली। ठीक है। फिर आता है, बताइए भारत में जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? आपने कहा मुंबई, हमने कहा मुंबई। ठीक है। फिर फिर जो पांचवा क्वेश्चन आता है कि जो है पांचवा क्वेश्चन मान लीजिए आता है कि जो है भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है? आपने कहा मुंबई, हमने कहा मुंबई। ठीक है। ठीक, 5 क्वेश्चन मान लिया हमने। ठीक है। आपने भी सही आंसर दिया, हमने भी सही आंसर दिया। हमने साल भर घिस घिस के यूपीएससी की तैयारी की थी। आप ऐसे ही घूम रहे थे। आपने भी पांचों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक है। कंपटीशन क्या? लंका लग गई कंपटीशन की, लग गई वाट कंपटीशन की। सब आ गए कंपटीशन में। अब पेपर को चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन आया कि सी आर राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था और उसने भारत पर क्या प्रभाव डाले? राव मनमोहन फॉर्मूला क्या था? उसने भारत की अर्थव्यवस्था में अपना क्या योगदान दिया? तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत का जीडीपी साउथ ईस्ट एशिया में एक बढ़ते हुए जीडीपी में एक है, और भारत की जीडीपी को चाइना की जीडीपी से आगे निकलने के लिए किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए? तीसरा चौथा क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा विनिमय की पॉलिसीज क्या होती हैं? अब आया भाई मजा। तुमने कहा साहब कुछ हवा ही नहीं लगी तो क्या हो गया आसपास से? हमने कहा भाई हमने पढ़ा किताब में जाके, तो हमको मालूम है क्या आंसर इसका होगा। दैट इज द लेवल वेयर द बैटल फील्ड जो होते ना, उसमें यदि आप जो है बैटल फील्ड में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रखेंगे आप, तो क्या होगा? तो फिर जो है हर कोई कंपटीशन के अंदर आ जाएगा। मैं कहता हूं देखो, निकलने तो वही मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन कंपटीशन में आने पर कि भाई मैं भी युद्ध में शामिल हूं, इस बात का मिसकंसेप्शन आदमी को हो जाता है, और जो गलत फहमी होती है ना वो आपके सालों खराब करवाती है। ठीक है। मैं बहुत ही बोल्ड और डायरेक्ट बोलता हूं इस बात को मैं, कि पेपर का लेवल जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक स्टैंडर्ड्स को रेज नहीं करेगा एनटीए नीट, तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि घंटा भर पहले भी यूपीएससी का पेपर लीक हो जाए, तो भी लोग उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते सी सेट के ऊपर। ये सच्चाई है। वो लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन रखा यूपीएससी ने, तो उसका मतलब ये है कि एक तो भैया लेवल रेस करना पड़ेगा। दूसरा इसके अलावा क्या है कि हम सभी लोगों को एग्जाम के पैटर्न, जरूर इतनी बेइज्जती होने के बाद तो कोई भी आदमी, मूर्ख से मूर्ख आदमी कुछ ना कुछ करता है। ठीक है। एनटीए कुछ करेगा। हमको पूरा फोकस करना है सब्जेक्ट को जानने में, चैप्टर्स को पढ़ने में, कैसा आएगा क्या आएगा सब। अभी तो प्रेजेंट जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। सब्जेक्ट को जानने में कोई भी गलती की संभावना है हमको नहीं छोड़ना। 100% एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी। ठीक है। अब एक बात और होती है, कई बार ये देखा गया है कि 550 नंबर लाए बच्चों के नंबर 700 तक नहीं पहुंचते। एक जनरल बात कह रहा हूं, 400 नंबर लाया हुआ बच्चा 700 तक पहुंच जाता है। 350 वाला बच्चा मेहनत करता है, वो 700 तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके 600 नंबर, 610 नंबर आए, वो 700 तक पहुंचने में उसको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि कारण ये, जब भी आप तैयारी करते हो अपने आप को एक ब्लैंक स्लेट के समान मानो। ठीक है। खाली स्लेट। आप कच्ची मिट्टी को शेप दे सकते हो, पके हुए घड़े को शेप आप नहीं दे सकते हो। ठीक है। आपको अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि मुझे सीखना है, मैंने कुछ गलतियां की थी और मेरा एग्जाम फिर से जीरो से शुरू होने वाला है। ठीक है। तो आपको आता भले ही हो, आपको उसका उपयोग करेंगे अपन, लेकिन अभी आपको अपने आप को अपने गुरु के सामने समर्पित कर देना है, आपको समर्पण कर देना है कि सर आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे हम। ठीक है। जहां अपनी होशियारी लगाई ना, वहां 25-50 नंबर कम होने वाले। ये लिख कर लो मुझसे। एक पुराना किस्सा है कि एक राजा था। राजा जो है वो अपनी रानी के साथ बगीचे में घूम रहा था। बगीचे की में एक आम का पेड़ लगा था, ऊंचाई पर एक बहुत सुंदर सा आम लगा हुआ था। तो रानी ने वो राजा से कहा कि हे राजन, पहले ऐसी बात करते थे, हे राजन कहो प्रिय, मुझे वो आम खाना है, वो चमकता सुनहरा आम खाना है, और आप
क्या वो आम मेरे लिए तोड़ देंगे? राजा ने कहा, हे प्रियवर, आम बहुत ऊंचा है, तुम 2 मिनट रुको, मैं माली को बुलाता हूं। माली को बुलाया गया। माली ने कहा, राजा की जय हो। जी राजा, बताइए क्या करना है? वो आम जो है ना, वो रानी को चाहिए, वो तोड़ दो। माली ने पेड़ के पास गया, पेड़ को छुआ, कुछ मन में बुदबुदाया, पेड़ की डाल नीचे 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 आई वो, और हाथ तक पहुंच गई वो, और उसने तोड़ के रानी को दे दिया कि रानी आपके लिए। रानी बहुत ही इम्प्रेस। रानी ने बोला कि राजा, हे राजन, ये माली इस विद्या को जानता है कि पेड़ के सामने जाके उसने मंत्र बुदबुदाए, पेड़ की डाल नीचे की ओर आई और उसने आम दे दिए। आप तो इस राजा हैं, मंत्र तो आपको पता होना चाहिए वाला, ताकि अगली बार कभी हम बगीचे में निकलें तो आप खुद ही बुदबुदा दो। क्या आप रानी के लिए इतना नहीं करोगे? राजा सेंटी हो गया। राजा ने कहा, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। राजा ने अगले दिन दरबार जाके बोला, वो जो माली को बुलाओ। माली आया। बोला, माली, आज सुबह तुमने है ना हमारी वाइफ के सामने ना चाहते हुए हमारी घनघोर बेइज्जती कर दी, ऐसी कला दिखा दी जिस कला को सीखने को हमारी वाइफ हमसे कह रही, रानी कि सीखो। तो हमारे लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हमें सिखाओ। तो माली ने कहा, ठीक है साहब, ये मंत्र है, आप मेरे साथ बोल लिए। माली खड़ा था, राजा ऊपर सिंहासन पर बैठा था, मंत्र बताया गया, जो भी था, टिंग पिंग पिंग पुंग पांग पुंग पांग चिंग चांग चुंग 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 पिंग पिंग, एक मंत्र बताया गया। वो मंत्र बोला, राजा ने बहुत कोशिश की सीखने की, जैसे तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो अभी ना, पिंग पोंग चिंग चोंग चिंग। मत सीखो, ये मंत्र नहीं असली वाला। तो मंत्र कई बार बताया गया, लेकिन वो राजा को नहीं समझ में आ रहा था। बहुत बार बाकी जो दरबारी बैठे थे आजू बाजू, वो सीख गए, राजा नहीं सीख पा रहा। राजा बोला अपने गुरुजन से, हे गुरुवर, ये इतना सिंपल सा मंत्र में ये याद क्यों नहीं हो रहा है, मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूं? तो गुरुवर ने कहा, बेटा ऐसा है, जो सिखा रहा है वो गुरु है, जो सिखा रहा है वो गुरु है, और जो सीख रहा है वो शिष्य है, और शिष्य को हमेशा गुरु के चरणों में रहना पड़ता है। शिष्य को हमेशा गुरु के चरणों में रहना पड़ता है, जो गुरु कहता है वो मानना पड़ता है। तो एक काम करो, उसको ऊपर बैठाओ और तुम नीचे जाके बैठो, तो सीख पाओगे, नहीं तो कभी सीख नहीं पाओगे जिंदगी में। तो फिर माली को ऊपर बैठाया गया, राजा नीचे आया, राजा फिर सीख गया मंत्र। कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भैया अपने आप को होशियार समझना बंद कर दो। आता है अच्छी बात है, अभी जहां भी पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके सामने अपने आप को समर्पित करो और पूर्णतः लग जाओ जीरो से। ये मन में भ्रम मत रखो कि मुझे आता है, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो परम ज्ञानी हूं। नहीं भैया, कोई ज्ञानी नहीं हो। एग्जाम निकल गया होता तो ज्ञानी मान लेते, एग्जाम नहीं निकला है तो अभी फिर से लड़ाई वही है। ठीक है, सरेंडर कर दो, फिर देखो चमत्कार होगा, है ना। कुछ बातें मैं जरूर कड़वी कहता हूँ, पर सच्ची बातें कहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब लगता है कि आप लोगों को यदि मैं आईना दिखाऊंगा, सच बताऊंगा, तो आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करेंगे आप। फिर कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे आपके ऑफलाइन क्लास में आना है, क्या प्रोसीजर है उसका? देखो बेटा, ऑफलाइन क्लास में आना है तो अभी हमने ग्लेडिएटर बैच में तो हम बच्चे ग्लेडिएटर के अंदर रहे, ग्लेडिएटर में हमारे पास सीट, क्योंकि अभी हम अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लेके एक दूसरा एक्स्ट्रा बैच, क्योंकि हम सभी मैन टीचर पढ़ाते हैं उसमें, और मेरे को फिर मैं कितनी जगह जाऊँगा मैं, तो मेरे पास अभी फिलहाल ग्लेडिएटर बैच ही है। तो ग्लेडिएटर बैच में अभी जो है ना, मैंने बताया था अभी शायद 16 के आसपास सीट वैकेंट है उसमें। तो ग्लेडिएटर बैच के अंदर जो है वो आपको आना है। जो छूट चुका है आपका, वो छूटा हुआ हिस्से के लिए अलग से क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से, अगस्त के पहले वीक से अलग से क्लासेस लगेंगी, जो हमारे असिस्टेंट फैकल्टीज लेंगे, और वो आपका जो छूटा हुआ हिस्सा वो आपको कवर करवाएंगे। सारे डीएमटी आपको दोबारा से करवाएंगे वो, ताकि आप बराबरी पर पहुंच सके। और रेगुलर क्लास आपको सुबह 8 बजे से अटेंड करनी होगी आपको, ठीक है। उसकी फीस वही लगेगी, अभी ग्लेडिएटर की फीस, जो अभी एडमिशन लेगा उसकी फीस वही लगेगी जो वॉरियर की फीस थी, ठीक है ना। ठीक है, वो फीस डली हुई है सिस्टम में, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें स्कॉलरशिप भी आपको नीट के स्कोर के आधार पर मिलेगी उन बच्चों ने जो अब रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनको, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन के हम एडमिशन अंदर डायरेक्ट चलते फिरते एडमिशन नहीं देंगे हम, ठीक है। लिमिटेड सीट है बेटा, और उसमें भी बहुत अच्छे से सोच लेना, जब भोपाल आके पढ़ोगे तो 80,000 रुपये 10 महीने का, 8 महीने का, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 80,000 रुपये रहने और खाने का खर्चा है।
10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए, कभी बीमार पड़ गए, कोई जांच करानी पड़ी उसके लिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपये रहने खाने का खर्चा है। कोचिंग की फीस जो तुम्हारी स्कॉलरशिप के बाद, मतलब कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो 1 लाख रुपये प्लस जीएसटी फीस है उसकी, ठीक है। इस समय जो इस समय एडमिशन ले रहा हो उसकी, पुरानी की बात है, हालांकि बैच की फीस 1,41,000 रुपये फीस थी इसकी, ठीक है। तो अभी चूंकि नीट हो गया, समय निकल गया, इसलिए फीस कम कर दी। फिर यदि स्कॉलरशिप लगती है 600 नंबर या उससे ऊपर नंबर है तो आपको सिर्फ 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के पे करना है। उसमें किट विट सब मिलेगा आपको, टेक्नोलॉजी सपोर्ट किट विट सब मिलेगा आपको, बाकी कुछ पे नहीं करना। 550 या उसके ऊपर नंबर है आपके तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। ट्यूशन फी जो 80,000 है उस पर 75% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब आपको जो है 40,000 रुपये फीस जमा करनी है। आपके 500 के ऊपर नंबर है तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब 80,000 में से 32,000 रुपये फीस आपकी कम हो जाएगी। मतलब आप सोच लीजिए 1 लाख में से आपकी 32,000 रुपये फीस आपकी कम हो गई है, तो तकरीबन कितना बचता है अपना 68,000 कुछ फीस आपकी लगेगी, ठीक है ना। और 500 से कम नंबर तो बेटा पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है पूरा एडमिशन का, ठीक है। लेकिन मैं वही कहता हूँ आपसे, आपके पास पैसे नहीं है ना तो चिंता मत करो। फोकस बैच का जो यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव लेक्चर जा रहा शुरू हो रहे हैं उनको देखो। 2500 रुपये खर्च कर सकते हो, डीपीएस टेस्ट सब दे सकते हो, तो फोकस बैच के अंदर आओ, ठीक है। 6,000 7,000 रुपये खर्च कर सकते हो, टारगेट बैच में जाओ, बेसिक से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे पूरा, ठीक है। और ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो वहाँ आ जाओ। अभी हम हर कैटेगरी के बच्चों को कैटर करना चाहते हैं, हर कैटेगरी का बच्चे को कैटर करना चाहते हैं। परिणाम सिर्फ ये हमारा उद्देश्य ये है कि आप निकलना चाहिए। आर्थिक परिस्थिति आपकी प्रगति की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपकी आपकी प्रगति के राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। हम एक बहुत जल्दी हम एक गूगल फॉर्म भी शेयर करेंगे उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पर रेगुलर हमसे पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनको हम ऑफिशियल कमांडो का स्टेटस आगे जाके दे सकें, ताकि उनको भी हम कहीं ना कहीं इंटरटेन कर सकें, ठीक है ना। लेकिन शर्त ये है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। चलते फिरते आए अभी देख के चले गए, है ना, ऊट पटांग कमेंट करके, वैसे बच्चों को हम नहीं शामिल करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो कल जो भी असुविधा हुई टेक्निकली उसके लिए सॉरी, कल मैं नहीं आ पाया उसके लिए ढेर सारा प्यार, ठीक है। चलो, है ना। और शून्य से शुरू करते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।